विद रिस्पेक्ट टू क्या? एक्चुअल डायमेंशन। एक्चुअल डायमेंशन। ऑर्डिनल। ठीक है, एक्चुअल डायमेंशन। तो ठीक है, तो पहले मैंने बताया था सेकेंडरी ट्रांसड्यूसर है, पैसिव ट्रांसड्यूसर है। फिर स्ट्रेस क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया। एरिया कम होगा तो स्ट्रेस ज्यादा फील होगा, और ज्यादा स्ट्रेस फील होगा तो उसकी वजह से जो डिफॉर्मेशन होगा, डिफॉर्मेशन को हम बोल रहे हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्ट्रेन बोल रहे हैं उसको। जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा, और ज्यादा डिफॉर्मेशन तभी होगा जब ज्यादा स्ट्रेस होगा। तो इससे पता चल रहा है कि स्ट्रेस ज्यादा है तो स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, मतलब दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, स्ट्रेन का एग्जाम्पल अगर कोई लें, देखिए ऊपर भी लेंथ है, चेंज इन लेंथ भी मीटर में होगा या जो भी होगा, या नीचे भी डायमेंशन सेम ही है, तो यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी ये तो। स्ट्रेन क्या है? यूनिट लेस होगी। ठीक है, ऊपर हाँ नीचे सर। आता है। उसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा स्ट्रेन का? स्ट्रेन इज, अगर लेंथ में चेंज हो रहा है, अगर आप कोई टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं किसी वायर पे, तो उसके लेंथ में चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल लेंथ। या दूसरा एग्जाम्पल क्या कह सकते हैं, अगर आप किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया में चेंज आ रहा है, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं वायर की, अगर उसमें वायर पे टेंसाइल स्ट्रेंथ लगा रहे हैं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कम होगा, या कह सकते हैं डायमीटर कम होगा। तो चेंज इन डायमीटर विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल डायमीटर, इसको भी बोल सकते हैं। ऐसे ही चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया इज स्ट्रेन। ठीक है, तो मीटर बाय मीटर या मीटर स्क्वायर बाय मीटर स्क्वायर सब कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यूनिट लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बताया स्ट्रेस ज्यादा वॉल्यूम होगा। भी बोल देंगे। वॉल्यूम भी बोल देंगे, ठीक है, तो वॉल्यूम भी बोल सकते हैं, वॉल्यूम में अगर चेंज आएगा तो। बट यहाँ पे जब हम बात करेंगे, बट सर वॉल्यूम कैसे चेंज हो हाँ जाएगा बट फिर? वॉल्यूम में यहाँ चेंज कैसे पे आएगा? जब हम वायर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम इसमें नहीं लेंगे इस एग्जाम्पल में। क्यों? क्योंकि जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो वैलिड है विद इन द इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये सब जो स्ट्रेस स्ट्रेन पढ़ रहे हैं दैट इज वैलिड व्हेन, मतलब जो इलास्टिसिटी लिमिट है उसके अंदर वैलिड है। ठीक है, फोर्स तभी तक अप्लाई कर रहे हैं जब तक कि वो डिफॉर्मेशन तभी तक हो रहा है जब तक कि उसकी इलास्टिसिटी मेंटेन है। मतलब इलास्टिसिटी मेंटेन होने का मतलब क्या है, कि जब आप वो फोर्स हटाएंगे तो वापस से वही हो जाएगा। जो डिफॉर्मेशन है वापस से अपने एक्चुअल शेप में आ जाना चाहिए। ओरिजिनल ठीक है, पोजीशन। ओरिजिनल शेप में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम जब इलास्टिसिटी जो जो हम इलास्टिक रेंज के अंदर कोई फोर्स लगा रहे हैं विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट, तो वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। क्योंकि अगर हम वायर की लेंथ इंक्रीज करेंगे, अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे, तो सेम प्रोपोर्शन में आपका जो डायमीटर है वो रिड्यूस होगा या क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस होगा। ठीक है, तो विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा। फोर्स बहुत ज्यादा लगाते चले गए तब एक लिमिट ऐसी आएगी जिसके बाहर वो डक्टाइल नेचर का हो जाएगा और वो उसकी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, तब वो कह सकते हैं वॉल्यूम में चेंज आया। बट जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो विद इन द इलास्टिसिटी लिमिट पढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम में यहाँ पे बात नहीं करेंगे हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, वायर के रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वायर का रेजिस्टेंस तभी तक चेंज इन लेंथ के प्रोपोर्शनल है जब तक कि वो इलास्टिसिटी लिमिट के अंदर है। ठीक है, तो यहां से मैंने बताया स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ठीक है, ये चीज पढ़ा होगा आपने, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज हुक्स लॉ। हुक्स लॉ। ठीक है, यही हुक्स लॉ है। हुक्स। प्रोपोर्शनल यस। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाना है तो हमें कुछ यहाँ पे कांस्टेंट लाना पड़ेगा। दैट कांस्टेंट इज, ईटा। बोलेंगे हम मोमेंट मॉडुलस। ये ई बोलेंगे। ठीक है, ई क्या है? यंग्स मॉडुलस लेते हैं। इलास्टिक यंग्स मॉडुलस। मॉडुलस। या ठीक है, जब जब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हो तब वो पर्टिकुलरली जो ये आपका ई है वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। अभी जो ये ई है ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी।
ठीक है, ठीक है। तो इस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें एक्चुअल में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू कम होगी अगर स्ट्रेन ज्यादा होगा तो। ठीक है, स्ट्रेन अगर इधर ले जाएंगे आप तो ये अपॉन में चला जाएगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की Yeah. वैल्यू ज्यादा होगी अगर स्ट्रेन कम होगा। डिफॉर्मेशन कम हो रहा है मतलब ई की वैल्यू ज्यादा है। तो ये जो ई है वो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या दे रहा है? दिस इज द मेजर ऑफ स्टिफनेस। ठीक है, तो अगर स्ट्रेन कम हो रहा है, डिफॉर्मेशन कम हो रहा है, तो वो ज्यादा स्टिफ बॉडी है कहलाएगी। ठीक है, तो इट इज अ मेजर ऑफ स्टिफनेस, या कह सकते हैं इट इज द एबिलिटी टू रजिस्ट द डिफॉर्मेशन। ठीक है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट कर रहा है ये। इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा है मतलब डिफॉर्मेशन में रेजिस्टेंस उतना ज्यादा है। ये चीज समझ रहे हैं ना? स्ट्रेन नीचे जब चला जाएगा डिनोमिनेटर में तो ये एक तरीके से जो ई है वो स्टिफनेस को शो करेगा, कितना ज्यादा स्टिफ है। खैर ये सब जो मैं एक्स्ट्रा ये सब बता रहा हूँ इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आएगा। तो अगर हम ये पर्टिकुलरली जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, अगर हम स्टील की बात करें, स्टील वायर की अगर पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, तो दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई। द सेम दिस ई विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वाई विच इज यंग्स मॉडुलस। ठीक है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Young's modulus. ठीक है, तो स्टील की या जो स्टील वायर के लिए जनरली हम यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यूज करते हैं। बल्क मॉडुलस भी होता है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जब हम बल्क मॉडुलस की तब बात करते हैं जब पूरे एरिया में भी और लेंथ एरिया। में भी, दोनों में भी चेंज आता है तो। और जब रोटेटरी फोर्स लग रहा होता है, कोई कैंटिलीवर बीम है या कुछ, कैंटिलीवर बीम नहीं, और जब कोई शियरिंग फोर्स लग रहा है, शियरिंग मतलब उसको जब आप रॉड, कोई रॉड है उसको आप दोनों हाथ से जब ये करने की कोशिश करते हैं, बेंड करने की कोशिश करते हैं, तो शियरिंग फोर्स लगता है। उस केस में जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो क्या कहलाती है? जी कहलाती है। ठीक है, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। तो अभी तो हमें बस कंसंट्रेट करना है किस पे? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे, क्योंकि हम वायर की बात करेंगे। तो दिस ई विल बी रिप्रेजेंटेड एज वाई विच इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इतना क्लियर है? इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी स्पेलिंग सही है? हम्म, यहाँ पे आई नहीं होगा, ये आई नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो बेसिक चीजें हो गई जो हम स्ट्रेन गेज की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेन, एंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये बेसिक चीज है, ये बुक में नहीं मिलेगा बट आपको पता होना चाहिए। मतलब जो आप स्ट्रेन गेज जब पढ़ेंगे तो ये चीज नहीं दी होगी बुक में। तो डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? स्ट्रेन गेज की से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो सेव भी कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं किस चीज पे? पहले तो हमें हुक्स लॉ पता चल गया। ठीक है, स्ट्रेस और स्ट्रेन भी पता चल गया क्या है। स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशनशिप जो हमने लिखा था वो क्या है? वो है स्ट्रेस इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेन। ठीक है, तो स्ट्रेस मैंने बताया था फोर्स अपॉन एरिया है, वाई पता है आपको। और स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ विद रिस्पेक्ट टू एक्ट। Del L तो ये upon L. चीज बहुत काम आएगी अभी। ठीक है,
तो अभी हम देखते हैं कि जब वायर की बात करें, मान लीजिए ये आपका स्टील वायर है। ठीक है, इसका डायमीटर है डी, लेंथ है एल। ठीक है, अब हमने कुछ इस पे टेंसाइल फोर्स लगाया, मतलब दोनों साइड से हमने पुल किया इसको, वायर को पकड़ के। ठीक है, मतलब लीनियर एक ही स्ट्रेट लाइन में पुल करना है हमको। या तो एक साइड फिक्स करके आप दूसरी साइड पुल करिए, या दोनों साइड से पुल करिए, एक ही टेंशन अप्लाई होगा। ठीक है, तो जब हम इसको पुल करेंगे तो इसके शेप में चेंज आएगा। ठीक है, तो कैसा चेंज होगा? इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, इस वायर की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये डी इसके अंदर नहीं है। और इसका डायमीटर यस। रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ इंक्रीज होगी तो हम इसको, नई लेंथ को लिख सकते हैं, चेंज इन लेंथ जो हुई है एल प्लस डेल्टा एल लिख सकते हैं। और डायमीटर रिड्यूस हुई है तो नई डायमीटर को हम लिख सकते हैं डी, पता है हमें डी डायमीटर माइनस डेल डी। डी माइनस डेल डी। ठीक है, तो जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, इस वायर पे जब कोई फोर्स नहीं लग रहा था, तो रेजिस्टेंस उसका क्या था? रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता है, रो रेजिस्टिविटी है, एल लेंथ है। ठीक है, तो अभी इसमें हम कैपिटल एल ले रखे हैं तो इसको लिख देते हैं रो एल अपॉन एरिया क्या है, पाई बाई, क्या हो जाएगा इसका एरिया डी के टर्म में, पाई आर स्क्वायर, तो रेडियस का हो गया पाई बाई 4 डी स्क्वायर डायमीटर के टर्म। 5/4। ठीक है, तो ये जो रेजिस्टेंस है, दिस इज व्हेन एफ जीरो। व्हेन फोर्स इज जीरो, व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, तो इस रेजिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? अनस्ट्रेन्ड। कोई स्ट्रेन नहीं हुआ इसमें, अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, और जब इसमें देखिए इसमें चेंज दो तरीके से आया है। एक तो एक्स एक्स के इस डायरेक्शन में चेंज आया है, और एक वाई डायरेक्शन में चेंज आया है। ठीक है, एक्स एक्सिस में जो चेंज आया है वो लॉन्गिट्यूडनल चेंज है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की वजह से आया है। और जो वाई डायरेक्शन में चेंज आया है डायमीटर में, दैट इज लेटरल स्ट्रेन, या कह सकते हैं ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स स्ट्रेन। ठीक है, तो जो स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन आया है उसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ही बोलेंगे। स्ट्रेन का सिंबल ई है ना, ये स्ट्रेन का सिंबल है, इसको उससे कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, इससे कंफ्यूज मत करिएगा, ये स्ट्रेन है। एप्सिलॉन ठीक सर्कल। है, तो दिस इज एप्सिलॉन इज द साइन ऑफ स्ट्रेन। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं? जो लीनियर आपके एक्स एक्सिस में चेंज आया है, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। ठीक है, और वाई डायरेक्शन में चेंज जो आया है उसको हम ट्रांसवर्स स्ट्रेन बोल रहे हैं, दैट इज डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, तो इसकी वजह से जो नया रेजिस्टेंस आ गया, जब फोर्स अप्लाई किया है हमने उसके बाद, एंड फोर्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब हमने कुछ उसमें टेंसाइल फोर्स जब लगाया है, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा सिंपली रो एल प्लस डेल्टा एल अपॉन पाई बाई 4 इंटू डी माइनस डेल्टा डी स्क्वायर, यही होगा। दिस इज द न्यू रेजिस्टेंस आफ्टर अप्लाइंग सम फोर्स ऑन द वायर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस रेजिस्टेंस को, पहले वाले को तो अनस्ट्रेन्ड बोला था, इसको हम बोलेंगे स्ट्रेन्ड। स्ट्रैंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई। एक तो अभी इससे हम जो अभी तक बेसिक पढ़े हैं, इससे आगे की चीजें पढ़ेंगे।
तो इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रेन गॉज बोल दे रहा हूँ, स्ट्रेन गेज यूज कर करके कैसे हम उसके कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट वोल्टेज में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमें पता है स्ट्रेन गेज क्या है, नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज करेगा। ठीक है, जब चेंज इन रेजिस्टेंस होगा स्ट्रेन गेज में, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमने अरेंजमेंट बनाएंगे कुछ भी, उसमें आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा। और चेंज इन रेजिस्टेंस किसकी वजह से हो रहा है? चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ की वजह से, स्ट्रेन की तरफ कह सकते हैं स्ट्रेन की वजह से या स्ट्रेन या की वजह से। ठीक है, तो स्ट्रेन या स्ट्रेस की वजह स्ट्रेस से लगा उसमें रहे रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रेन या स्ट्रेस है, दैट इज मैकेनिकल क्वांटिटी। ठीक है, और उसकी वजह से जो चेंज यस हो सर रहा है आउटपुट वोल्टेज में, दैट इज इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। और बीच में जो रेजिस्टेंस जो चेंज हो रहा है वो कह सकते हैं हम एक तरीके से इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, बट इंटरमीडिएट क्वांटिटी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसड्यूसर की तरह वर्क करेगा। तो स्ट्रेन गेज की हमें हेल्प से कुछ मेजरमेंट करनी है, फोर्स मेजर करना है या स्ट्रेस मेजर करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम एक ब्रिज अरेंजमेंट बनाते हैं, मेजरमेंट यूजिंग। तो ये जो अरेंजमेंट बनाएंगे, मेजरमेंट यूजिंग स्ट्रेन गेज, इसमें हम क्या बनाएंगे? एक वीट स्टोन ब्रिज बनाएंगे, क्योंकि हमें चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर करना है। तो वीट स्टोन ब्रिज हमें रेजिस्टेंस का मेजरमेंट देता है एक तरीके से। ठीक है, कई चीजें मेजर करती है वीट स्टोन ब्रिज, जैसे जैसे हम जो एलिमेंट लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैंने कुछ रेजिस्टेंस दे दिया कि इस आर्म में कुछ रेजिस्टेंस लगा दिया। कहाँ चला जा रहा है ये? ठीक है, ये पॉइंट मान लीजिए। ये जब डायगोनल लाइन ड्रॉ करते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है इसमें। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा दिया। ठीक है, ये कोई पॉइंट नहीं है। तो अभी क्या है, वीट स्टोन ब्रिज बनाना है तो हमें कुछ सप्लाई देनी पड़ेगी एक्सटर्नल। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज को मैंने क्या बोल दिया? Vs। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है R1, दिस इज R2, दिस इज R3, दिस इज R4। इसके अक्रॉस हमें क्या मिलेगा? क्या लेंगे हम? नल डिटेक्टर लगाते थे जब आप वीट स्टोन ब्रिज में, या इसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर लेंगे। वोल्टेज अगर जीरो आएगा तो ब्रिज बैलेंस है, वोल्टेज अगर जीरो नहीं है तो मतलब ब्रिज अनबैलेंस है। यहाँ पे हम आउटपुट मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ पे ड्राइंग समझ में आ रही होगी आपको? ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले केस वन में देखते हैं, जब ब्रिज बैलेंस है। ब्रिज बैलेंस कब है? तो हमने वीट स्टोन ब्रिज बनाया, ये जो हमारा R2 है, किसी एक एलिमेंट को हमने वहां पे स्ट्रेन गेज लगा दिया। स्ट्रेन गेज का सिंबल ये है। ठीक है, तो स्ट्रेन गेज का सिंबल ऐसा है। अभी स्ट्रेन गेज कैसे बनता है या अभी क्या होता है स्ट्रेन गेज में एग्जैक्टली बताएंगे। रेजिस्टेंस ही होता है उसको, जिसके साथ भी, जिसमें भी बेंडिंग हो रही है या जिस पे भी फोर्स मेजर करना है, उसके साथ हम उस रेजिस्टेंस को, स्ट्रेन गेज है जो इंस्ट्रूमेंट, उसको लगा देते हैं, उसको चिपका देते हैं एक तरीके से। आपने लैब में भी देखा होगा, जो कैंटिलीवर टाइप का था, जिसपे वेट लगाते जाते थे और उसमें बेंडिंग होती थी। उस बेंडिंग के साथ साथ इस रेजिस्टेंस में, जो स्ट्रेन गेज लगा था उसके रेजिस्टेंस में चेंज आता था, उसमें एक्सपेंशन होता था या जो भी होता था। ठीक है, तो उसकी वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आता था। तो अभी हम क्या कह रहे हैं? व्हेन स्ट्रेस इज जीरो,
स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया इज जीरो, या दैट इज सर ये सर स्कूल टाइम पे हुआ था। अच्छा, स्कूल टाइम पे हुआ था, यहाँ पे नहीं हुआ था। यहाँ पे भी तो है आपका इंस्ट्रूमेंट तो है, मेजरमेंट पढ़े हैं ना सब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड हाँ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट पढ़े होंगे तो उसमें। EMI। हाँ, ईएमआई तो उसमें लैब भी तो करे होंगे ना, तो उसमें स्ट्रेन गेज मेजर कर, स्ट्रेन गेज था या इंस्ट्रूमेंट, मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्रेन गेज करके। ठीक है, यहाँ पे है आपके, पता नहीं आप लोगों ने किया होगा, याद नहीं होगा, एक्सपेरिमेंट सिलेबस में भी था शायद। तो व्हेन फोर्स इज जीरो, स्कूल का याद है उसमें सेंसर। तो स्कूल का ही आप लोग को याद होगा, यहाँ पढ़ते कहाँ होंगे फिर। हाँ, तो वहाँ पे सर इसको स्ट्रेन गेज सेंसर बताया गया था। सेंसर ही है, ट्रांसड्यूसर ही पढ़ रहे हैं, ट्रांसड्यूसर। और कभी लोग सेंसर, अभी तो आपको पता है ना ये इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है स्ट्रेन गेज, क्योंकि आउटपुट में इलेक्ट्रिकल हाँ क्वांटिटी दे रहा है। तो कहीं कहीं इसको सेंसर बोल देते हैं, एक तरीके से सेंस कर रहा है मेजरमेंट। जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी सबसे प्राइमरी डिवाइस क्या है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर है। ठीक है, सेंसिंग। सेंसिंग, सेंस करना काम है, तो हर जगह यस। किसी भी मेजरमेंट डिवाइस में आपको सबसे पहले सेंसर और ट्रांसड्यूसर दिखेगा। तो कभी ट्रांसड्यूसर को लोग सेंसर भी बोल देते हैं, सेंसर को ट्रांसड्यूसर बोल देते हैं, बट अभी आपको पता है कब सेंसर बोलना है, कब ट्रांसड्यूसर बोलना है। जो सबसे बेसिक डिवाइस है, जो जैसे फोर्स में चेंज की वजह से लेंथ में चेंज प्रोड्यूस कर रही है, कोई मैकेनिकल चेंज प्रोड्यूस कर रही है, तो वो सेंसर कहलाएगी। ठीक है, सेंसर और हो गया। फिर उसका इलेक्ट्रिकल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो ट्रांसड्यूसर के थ्रू कर रहे हैं। तो अनस्ट्रेन्ड रेजिस्टेंस है ये। क्या होगा, यहाँ पे हम R1 इज इक्वल टू R रख रहे हैं, R3 इज इक्वल टू आर भी, और R4 इज इक्वल टू R। और जब स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस व्हेन फोर्स वाज जीरो, व्हेन फोर्स इज जीरो, द रेजिस्टेंस ऑफ द स्ट्रेन गेज इज आल्सो R। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R। मतलब जो V आउट है, जो जीरो। वो क्या होगा बैलेंस के केस में, इस केस में क्या जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। करंट। ठीक है, R1 R4 इज इक्वल टू R2 R3 जो ब्रिज में लगाते हैं, करंट तो जीरो। यहाँ हाँ से क्या सर। होगा। ठीक है, जब कोई फोर्स नहीं लगाया तो आउटपुट में जीरो मिलेगा। जब केस टू में आपने कुछ फोर्स लगा दिया, तो अब ब्रिज ब्रिज बैलेंस नहीं मिलेगा। कुछ फोर्स लगाया है तो उसकी वजह से जो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है उसमें चेंज आया है, तो उसकी वजह से जो ब्रिज है, इट विल नॉट बी बैलेंस्ड एनी मोर। देयर विल बी सम आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस दिस टर्मिनल। मतलब ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो व्हेन एफ अपॉन ए, व्हेन स्ट्रेस इज नॉट जीरो, या दैट इज। सर आपकी आवाज डिस्टॉर्ट हो रही शायद। हेलो, और भी किसी को डिस्टॉर्ट हो रही। नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। ठीक है, तो व्हेन फोर्स इज जीरो नहीं, तो ये क्या होगा, तब तो R1 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R है, बट R2 जो है हमारा, वो R नहीं है। R2 में चेंज आ चुका है, नया रेजिस्टेंस है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस है, विच इज R प्लस डेल्टा R। ठीक है, दिस इज स्ट्रेन एफ इज रेजिस्टेंस नॉट व्हेन F इज नॉट इक्वल टू जीरो, सॉरी। ठीक है, अभी आवाज क्लियर है ना सबको। हाँ यस सर। सर। ठीक है, तो इस केस में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है V आउट, वो भी जीरो के बराबर नहीं होगा। वो क्या कुछ ना होगा, कुछ। उसको मेजरमेंट करना पड़ेगा, उसका उसका कुछ इक्वेशन लिख के, केवीएल केसीएल जैसे भी करके आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। तो वो क्या होगा, कैसे निकाल सकते हैं, आपको अगर यहाँ का वोल्टेज पता हो और यहाँ का बी पॉइंट का वोल्टेज पता हो, तब जो वी आउट होगा वो क्या होगा, वी ए वी माइनस वी बी माइनस वी ए। है, वी यस ए सर। माइनस वी बी होगा ना। इसको यस पॉजिटिव सर। मान रहे हैं, इसको नेगेटिव हाँ सर, मान रहे चाहे हैं। जो कहते तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे,
VA फाइंड आउट करना है। VA को जब इस पॉइंट का वोल्टेज है उसको एब्सोल्यूट वोल्टेज में कन्वर्ट करेंगे, तो कहने का मतलब इस पॉइंट का वोल्टेज किसी ग्राउंड पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही लेंगे ना। इस पॉइंट का अगर हमें वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज तो दो पॉइंट के बीच होता है, तो ये क्या सर्च करेगा, कोई ग्राउंड सर्च करेगा, कोई न्यूट्रल पॉइंट सर्च करेगा। तो इस केस में ग्राउंड पॉइंट क्या होगा, इसका नेगेटिव वाला टर्मिनल होगा। ठीक है, नेगेटिव वाले टर्मिनल इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा, और फिर उसके बाद इसके और इसके बीच में जो वोल्टेज होगा दैट विल बी VB। ठीक है, कॉमन पॉइंट या न्यूट्रल पॉइंट वहां पे ये निगेटिव होगा इसका। तो फिर क्या होगा, हम जब VA मेजर कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे, और VB फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो VA माइनस VB कर देंगे तो हमें V आउट मिल जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। तो हमें VA मेजर करना है, तो कहने का मतलब हमें R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेजर करना होगा। तो R2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो मेजर करने के लिए क्या करेंगे, ये आपको पता है कि जो VS सप्लाई वोल्टेज है वो इसके इसके बीच लग रही है, मतलब R1 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन पे अप्लाई हो रही है, और सेम VS वोल्टेज R3 और R4 के सीरीज कॉम्बिनेशन पे अप्लाई हो रही है। ठीक है, तो मतलब R1 और R2 के सीरीज कॉम्बिनेशन के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या है, वो VS है। ठीक है, यही वोल्टेज तो है। R1 और R2 के अक्रॉस वोल्टेज क्या है, VS है। तो इनपुट में VS है और इसके अक्रॉस आपको वोल्टेज डिवीजन रूल से VA मिल जाएगा। तो VA क्या होगा, VA विल बी VS इंटू R3 plus R2 VS अपॉन into R1 upon R3 plus R, हाँ R2 upon R3 plus R4 R2 अपॉन R3 या प्लस R1 R4 क्यों, R3 फिर से R1 yes yes R1 प्लस R2 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होगा ना। R1 अरे अच्छा हाँ यही सर। तो है सर्किट, ये सर्किट सर है मुझे लगा ये। आप तो नीचे का और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, ये अभी R1 है, हाँ सर ये सही। R2 है। ठीक है, अक्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना है तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे। सर जो आप VA लिए हैं वो R2 के अक्रॉस ही क्यों लिए हैं सर, ये चीज समझ में नहीं आई थोड़ी। देखिए, इस पॉइंट पे वोल्टेज कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी एक पॉइंट पे कुछ कॉमन पॉइंट चाहिए दोनों के बीच में, कुछ न्यूट्रल हाँ पॉइंट सर। सर्च करेगा ना। तो वो हाँ सर। हमने इधर ले लिया, नेगेटिव वाला टर्म को इसको न्यूट्रल पॉइंट या कॉमन पॉइंट मान लिया। तो इसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकाल लें, इसके अक्रॉस वोल्टेज निकाल लें, दोनों में कॉमन पॉइंट ये है, तो VA माइनस VB जो हमें मिल जाएगा वो V आउटपुट ये मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा मतलब कॉमन पॉइंट दूसरा भी मान सकते थे ना सर। हाँ कोई भी मान सकते हैं, इधर भी मान सकते हैं। ठीक है, हमने इस केस में यहाँ मान लिया, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। तो कहने का मतलब किसी एक पॉइंट पे वोल्टेज जब आप मेजर करेंगे, आपको अच्छा मल्टीमीटर दे दिया गया और आपसे बोला गया इस पॉइंट का वोल्टेज बताओ, A पॉइंट का, तो आप क्या करेंगे, केवल पॉजिटिव वाले को यहाँ पे टच कराएंगे, पॉजिटिव टर्मिनल को यहाँ पे रख देंगे, बस कुछ मेजर करेगा, नहीं सर, उसमें किसी चीज के नेगेटिव रिस्पेक्ट में भी रखना चाहिए होगा पड़ेगा, ना। मतलब डिफरेंस मेजर होगा। नेगेटिव वाले को एक ग्राउंड में, नेगेटिव वाले टर्मिनल को आप किसी एक कॉमन पॉइंट पे रखेंगे जो इसके लिए भी और इसके लिए भी कॉमन हो, वो ये पॉइंट मिलेगा आपको। ठीक है, नहीं तो अगर कोई आर्टिफिशियल ग्राउंड है या न्यूट्रल दूसरा कोई पॉइंट है तो उस पर उसके अक्रॉस मेजर कर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सर ग्राउंड कोई value और लेंगे चाहिए। तो मतलब फिर जीरो के रेफरेंस में ही मेजर करेंगे। आप जीरो की रेफरेंस में मेजर करेंगे तो वो मतलब है कि VA और VB आपको चाहिए किसी एक कॉमन पॉइंट के रेफरेंस में। ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन करनी थी तो आपको इसके ही या इसके अक्रॉस ही लेना पड़ेगा, तभी आप वोल्टेज डिवीजन रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है, चेंज नहीं आएगा, कोई मेजरमेंट करेंगे तब भी। तो यहाँ पे R2 जो है, स्ट्रेन रेजिस्टेंस की बात हो रही है, R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हमने फोर्स लगाया तो R2 हो गया था R प्लस डेल्टा R। R plus डेल्टा। ठीक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख देते हैं R प्लस डेल R। सर हम R1 plus R2 नहीं कर सकते। हाँ, क्या कह रहे हैं, R1 upon R1 plus R2 नहीं कर सकते BA को। वो भी कर सकते हैं,
तो मैंने तो बताया सर ना, कोई एक करिए एक चीज बार। लीजिए, नेगेटिव वाले को जनरली कॉमन पॉइंट मानते हैं, नेगेटिव को न्यूट्रल, तो वही कन्वेंशन लेके चलिए। ठीक है, तो आर प्लस डेल्टा आर अपॉन दिस रेजिस्टेंस प्लस दिस रेजिस्टेंस, दैट विल बी आर प्लस जो हमारा नया स्ट्रेन रेजिस्टेंस था, दैट इज आर टू प्लस आर प्लस डेल आर। आर, ये हो गया। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से, वीबी क्या हो जाएगा? दूसरा सर आर अपॉन टू आर। सर वीवी वी सर एस इंटू आर फोर अपॉन वी एस इंटू आर आर फोर अपॉन आर थ्री प्लस आर फोर। हाँ, तो दोनों की वैल्यू आर है, तो आर टू अपॉन आर। प्लस आर विच इज 2R। टू आर। ठीक है, तो यहां से वी आउट क्या आ यस। जाएगा? वी एस कॉमन ले लीजिए चाहे तो अभी से, आर प्लस डेल्टा आर अपॉन 2R प्लस डेल्टा आर माइनस 1/2। ठीक है, यही होगा। यहाँ से नीचे एलसीएम लेके जो करना है वो करेंगे, फिर क्या आ जाएगा? वी एस इंटू, ये नीचे क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2R प्लस डेल आर, यही आएगा। ठीक है, ऊपर क्या आ जाएगा? डेल आर। डेल आर बाई टू डेल आर। इंटू टू आर प्लस डेल आर। 2R प्लस 2 डेल आर, यही आएगा। तो बस डेल आर बचेगा ऊपर। अ, माइनस भी होगा ना, माइनस सर डेल आर माइनस अपॉन टू आर फोर आर माइनस प्लस टू डेल डेल आर। आर। अभी पूरा कर लेने दीजिए। पहले ये इससे किया तो ऊपर 2 टाइम्स ये हो गया, फिर इधर वाले से किया अब माइनस माइनस में, तो आर टू आर आपका प्लस डेल आर। 2R माइनस डेल आर, डेल यही आर। होगा। यस सर। हाँ सर। यही होगा ना? ठीक है, तो 2R यस सर कैंसिल हो सही है। जाएगा, ऊपर क्या बचेगा? डेल आर। ऊपर बचेगा आपका वी एस इंटू डेल आर एल आर अपॉन फोर आर प्लस टू डेल आर। 4R प्लस 2 डेल आर। टू डेल आर। ठीक है, दिख रहा है ना कॉर्नर में? यस सर। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे सेम फॉर्मूला रिपीट कर देते हैं जल्दी से। वी एस, वी एस था नहीं, वी आउट इज इक्वल टू वे आउट। वी एस इंटू क्या था डेल ऊपर? आर। डेल आर डेल आर। ऑन अब 4R फोर आर प्लस प्लस टू डेल आर। 2 डेल आर। ठीक है, ये 2 है। ठीक है, तो अभी जैसे ब्रिज की बात करते हैं, तो जो नॉमिनल वैल्यू लेते हैं R1 की, R3 की, R2 की, जो नॉमिनल वैल्यू होगी दैट विल बी इन किलो सर ओम्स। बोर्ड पे कुछ दिख ही नहीं रहा, वाइट है वाइट है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा मतलब है? तुम्हारा आप नेट स्लो है। नेटवर्क में जाओ, आपका ही फिर लो। हाँ शायद खराब होगा। यस सर। आरपी एक अभी बार दिख लीव रहा है, करके थोड़ी देर में आएगा फिर से शायद। आ जाओ, सही हो जाएगा। देख लीजिए जो भी प्रॉब्लम है। तो R1 R2 R3 R4 की जो नॉमिनल वैल्यू है दैट विल बी इन किलो ओम। जो चेंज इन रेजिस्टेंस आएगा ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेस, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डेल्टा R। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं 4 + 2 डेल्टा R इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 4R। तो हम टू, फोर आर। नीचे वाला डेल्टा आर है उसको 4R में ऐड करेंगे, तो 4R में ज्यादा कोई चेंज नहीं आएगा, बहुत ही माइन्यूट चेंज आएगा, तो इसलिए हमने उसको हटा दिया। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? डेल्टा अपॉन R अपॉन 4R, या कह सकते हैं इसको इधर कर लीजिए और इसको इधर। तो ये आपका जो आ गया वी आउट, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। दिस इज अनबैलेंस वोल्टेज ऑफ द ब्रिज। ठीक है, तो रेजिस्टेंस में चेंज होने की वजह से आपका
आउटपुट वोल्टेज चेंज हो रहा है, यहाँ से आपको दिख रहा है। और रेजिस्टेंस में क्यों चेंज आ रहा है? रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है किसकी वजह से? लेंथ में चेंज है, लेंथ डिमेंशन लेंथ में चेंज हो चेंज रही हो है। रहा है सर, उसका डायमीटर। या कह सकते हैं स्ट्रेस में चेंज होने की वजह से। तो ये जो हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन था अभी तक, आप देख रहे हैं कि ये जो सप्लाई वोल्टेज था उसका क्वार्टर हो जा रहा है, फोर्थ टाइम हो जा रहा है, ठीक है। और इधर आपका स्ट्रेन है, एक तरीके से स्ट्रेन ही है ना, चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन भी यस बोल सर। सकते हैं इसको, और जो अभी तक पहले बात कर रहे थे वो मैकेनिकल स्ट्रेन था। तो ये जो फॉर्मूला है ये आपका क्या कहलाता है? इस कॉन्फ़िगरेशन से जो निकल के आता है दैट इज क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। BRIDGE कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां से आपको क्या दिख रहा है? जो V आउट है दैट इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज तो कांस्टेंट है और जो आपका नॉमिनल या स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस था पहले वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। चेंज इन रेजिस्टेंस यहाँ पे वेरिएबल है विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन स्ट्रेस या स्ट्रेस, ठीक है। तो स्ट्रेस आपकी नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, ठीक है। यस सर। और ये आपकी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है, वोल्टेज में जो चेंज आएगा। तो ये आपका एक तरीके से इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर है। बीच में जो चेंज इन रेजिस्टेंस यस सर। वो कह सकते हैं इंटरमीडिएट क्वांटिटी है, इंटरमीडिएट स्टेज है। यही चीज सेम चीज पोटेंशियोमीटर में भी हो रही थी, ठीक है। पोटेंशियोमीटर में भी रेजिस्टेंस चेंज हो रहा था तो आउटपुट वोल्टेज सर अगर चेंज हो रहा स्ट्रेन था। गॉज की बात की जाए तो उसमें तो सिर्फ यही बोलेंगे ना कि स्ट्रेस में चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, वहाँ स्ट्रेस में वोल्टेज की चेंज बात नहीं कहाँ कर। पे? इस फॉर्मूले में स्ट्रेस सर में हम ये change- बोल रहे हैं जैसे हाँ, ट्रांसड्यूसर अगर हम स्ट्रेन गॉज को बोल रहे हैं तो फिर ये बोलेंगे ना कि मतलब स्ट्रेस में चेंज आने से रेजिस्टेंस में चेंज आ गया, ना कि मतलब वोल्टेज में, बिकॉज वोल्टेज तो तभी मिला जब हम वीट ब्रिज लगा रहे हैं मेजर करने के लिए। हाँ, तो रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है दैट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी ना। अब रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है उसको मेजर कैसे करेंगे? वोल्टेज यस। भी तो उसके अक्रॉस मेजर करना पड़ेगा। तो यही चीज सेम चीज पोटेंशियोमीटर में भी था, उसमें भी रेजिस्टेंस इंटरमीडिएट क्वांटिटी ही थी, ठीक है। उसके अक्रॉस वोल्टेज मेजर कर रहे थे तभी तो आपको, तो यहाँ पे वोल्टेज मेजर करने के लिए हमने व्हीट स्टोन ब्रिज अरेंजमेंट लगाया है, ठीक है। ताकि स्मॉल रेजिस्टेंस में जो चेंज हो रहा है बहुत ही स्मॉल चेंज होगा रेजिस्टेंस में, स्मॉल चेंज इन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए हम पोटेंशियोमीटर से करेंगे तो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव, ठीक है। तो हमें इसलिए ब्रिज अरेंजमेंट बनाना पड़ा, व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक है। तो सेम जो कंसेप्ट अभी हमने पढ़ा क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन वाला, और ये ब्रिज यूज करके जो स्ट्रेन गेज लगा है यहाँ पे, ठीक है। तो चेंज इन रेजिस्टेंस होने की वजह से जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आ रहा है, सेम अरेंजमेंट हम यूज करके क्या कर सकते हैं? बहुत सारे ट्रांसड्यूसर बना सकते हैं, या बहुत सारे कह सकते हैं सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का अरेंजमेंट बना सकते हैं, या बहुत सारी चीजें मेजर कर सकते हैं। वो कैसे? सेम प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करेंगे? अगर हमें इसी वी ब्रिज जो V इज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेजिस्टेंस है, इसी से हमें क्या मेजर करना था? स्ट्रेस मेजर करना था। तो हमने क्या बनाया? हमने क्या बनाया? स्ट्रेन गेज बनाया, स्ट्रेन ठीक है। गेज। सेम चीज अगर हमें टेम्परेचर मेजर करनी होती तो हम क्या बनाते? टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा उसको मेजर करेंगे। थर्मल। जो ट्रांसड्यूसर बनेगा वो थर्मामीटर नहीं, ट्रांसड्यूसर की बात कर रहा हूँ, थर्मामीटर नहीं, RTD होगा, सर थर्मिस्ट ठीक है। RTD थर्मिस्टर। टेम्परेचर डिटेक्टर, या थर्मिस्टर भी हो सकता है, ठीक है। थर्मामीटर नहीं होगा, थर्मामीटर का आउटपुट इलेक्ट्रिकल नहीं है। इसी थर्मिस्टर ही कह रहे हैं। प्रिंसिपल, हाँ, थर्मिस्टर और RTD, तब सही है, थर्मिस्टर कह रहे हैं तो सही है। इसी प्रिंसिपल को यूज करके चेंज इन रेजिस्टेंस की वजह से जो आउटपुट में चेंज आएगा, तो चेंज इन रेजिस्टेंस, ये अभी क्या बताएं सर? अभी मैंने बताया ये जो प्रिंसिपल अभी हम लोगों ने डिराइव किया है व्हीट स्टोन ब्रिज से ही, ठीक। उसमें हमने स्ट्रेस को मेजर करना था, फोर्स को मेजर करना था। तो स्ट्रेन गेज जो अरेंजमेंट बना वो स्ट्रेन गेज है, ठीक है।
अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना होगा, टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से जो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, उसकी वजह से जो आउटपुट वोल्टेज में चेंज आएगा, तो वो क्या होगा, आरटीडी होगा या थर्मिस्टर बनेगा, वो जो ट्रांसड्यूसर बनेगा। अगर हमें सेम प्रिंसिपल को यूज करके कह सकते हैं वैक्यूम या प्रेशर को मेजर करना है, तो एक अरेंजमेंट बनता है, उसको कुछ बोलते हैं शायद, पिरानी गेज होता है, वो थोड़ा अलग होता है स्ट्रेन गेज से। ठीक है, तो यस। लिख देता हूँ, वैक्यूम या प्रेशर को मेजर करना है तो जो अरेंजमेंट जो ट्रांसड्यूसर बनेगा वो कहलाता है पिरानी। तो ये सब देखेंगे शायद आगे आएगा भी, आगे वाली आने वाली यूनिट्स में तो पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लो को मेजर करना है, कोई भी लिक्विड फ्लो को मेजर करना है तो कौन सा ट्रांसड्यूसर कहलाएगा, सेम प्रिंसिपल पे, हॉट वायर एनीमोमीटर। ठीक है, सुना है ना ये? हाँ सर, इंस्ट्रूमेंट में पढ़े थे पिछली बार। हाँ, तो सेम प्रिंसिपल पे वो भी है, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा फ्लो में चेंज आने की वजह से। और एक और है, कौन सा, अगर आपको मॉइस्चर सेंस करना है, चेंज इन मॉइस्चर, अभी तक स्ट्रेस, टेम्परेचर, वैक्यूम प्रेशर की बात हो गई, फ्लो की बात हो गई, मॉइस्चर चेंज करने के लिए भी सेम प्रिंसिपल यूज करेंगे, चेंज इन रेजिस्टेंस होगा, तो उससे जो ट्रांसड्यूसर बनेगा दैट विल बी, मॉइस्चर किससे मेजर करते हैं, तो जनरल नॉलेज का भी क्वेश्चन है, हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो ये सब आगे आएगा तो पढ़ेंगे, नहीं तो आरटीडी और थर्मिस्टर तो आएगा ही आएगा, और शायद मेजरमेंट ऑफ फ्लो भी आएगा आगे आने वाली यूनिट्स में। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, सेम प्रिंसिपल यूज करके पढ़ेंगे। तो ये क्या हो गया आपका अभी तक, क्वार्टर, क्वार्टर क्या, क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन था। क्वार्टर ब्रिज। क्वार्टर ब्रिज ये फॉर्मूला क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल भी इसमें बहुत पूछ लिए जाते हैं। तो अभी हम बात करेंगे स्ट्रेन गेज की, गेज फैक्टर की। गेज फैक्टर भी सिंपल सा, उसको देख लेते हैं, फिर इसके बाद जितनी चीजें, जितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं, 100% तो नहीं, बट फिर भी 60-70% जो अभी तक हम गेज फैक्टर पढ़ने के बाद पढ़ेंगे उसमें से आ जाएगा, तो इससे ज्यादा आपको स्ट्रेन गेज में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इम्पोर्टेंट चीजें हमने देख ली, और गेज फैक्टर भी जो कि इम्पोर्टेंट है वो भी देख लेते हैं। तो गेज फैक्टर क्या है, गेज फैक्टर कुछ नहीं है, इट इज द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन टू द मैकेनिकल स्ट्रेन। तो अभी जो हम बात कर रहे थे, हमने व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया था। ये कुछ अजीब सी आवाज आ रही है, ठीक है। आवाज आ रही है ना मेरी, डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? आपकी यस आ रही है। सर। आ रही है सर। यस सर। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्ट्रेन गेज कैसे यूज होता है, चाहे लोड सेल में हो, चाहे कैंटिलीवर बीम में हो, तो बहुत सारे अरेंजमेंट हम स्ट्रेन गेज के बना सकते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है। लेकिन फाइनली क्या है, उसमें चेंज इन रेजिस्टेंस होगा ड्यू टू चेंज इन स्ट्रेस, और चेंज इन रेजिस्टेंस होगा तो उसके अक्रॉस हमें वोल्टेज मेजर करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, ये रेजिस्टेंस आर, और जो अनस्ट्रेन रेजिस्टेंस था स्ट्रेन गेज का वो आर था पहले, बाद में आर प्लस डेल्टा आर हो जाएगा। ये हमने सप्लाई दे दी इसको। ठीक है, दिस इज वी एस। तो अभी जो लैब में आपने देखा होगा, अगर स्कूल का किसी को याद आ रहा है, तो वो इस टाइप का कुछ कैंटिलीवर बीम होगी, जो कि यहाँ पे हम लोड बढ़ाते जाते थे। तो इसमें जो ये बीम है, स्टील की एक बीम है पतली सी, ठीक है, प्लेट है एक तरीके से कह सकते हैं, स्केल है, उसमें बेंड होता था, इस पे जब फोर्स बढ़ता था तो इसमें बेंडिंग होती थी, इसमें बेंडिंग होती थी, तो इसके साथ जो स्ट्रेन गेज अटैच्ड है उसमें एक्सपेंशन होता था।
ठीक है, उसमें चेंज आता था, तो स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में चेंज आता था, कहने का मतलब। ठीक है, जब स्ट्रेन गेज के एलिमेंट में चेंज आएगा तो उसके रेजिस्टेंस में भी चेंज आएगा। तो जरूरी जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस कुछ सीधी स्ट्रेट वायर हो, जो स्ट्रेन गेज का एलिमेंट है वो सीधा स्ट्रेट वायर हो। बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है, और वो किसी बीम के साथ या लोड सेल के साथ हमने लगा दिया। ठीक है, तो उसमें जब एक्सपेंशन या होगा कुछ, तो उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा फाइनली। ठीक है, तो लोड सेल जो टॉपिक है वो इसी में है, कुछ है नहीं। लोड सेल क्या है? लोड सेल भी एक अरेंजमेंट है जिसमें जब एक प्लेट होती है ऊपर और दो वर्टिकल स्ट्रेन गेज लगे होते हैं, जब इस पे हम कोई वेट रखते हैं या फोर्स रखते हैं, तो जो स्ट्रेन गेज का रेजिस्टेंस है वो वायर के एक्सपेंशन होने की वजह से कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनाते हैं सर्कुलर, कि जब ये इसमें वेट बढ़ता है तो जो उसका डायमीटर है वायर का नहीं, जो हमने अरेंजमेंट बना रखा है वो इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से वायर एक्सपेंड करता है, और जब वायर मतलब लेंथ इंक्रीज करेगी तो आपका रेजिस्टेंस चेंज होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन बुक में दिए हुए हैं, सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सा जो है लोड सेल है ये। और जो हम अभी गेज फैक्टर की बात करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये कैंटिलीवर बीम है एक तरीके से, कैंटिलीवर बीम बोल दिया इसको। इस पे जब हमने कोई फोर्स लगाया तो इसमें बेंडिंग हुई। पहले इसकी लेंथ थी एल। ठीक है, एक्चुअली में ये लेंथ किसकी है? ये यहाँ पे जो स्ट्रेन गेज लगा है उसके वायर, उसके एलिमेंट की। ठीक है, तो इसी के साथ स्ट्रेन गेज एलिमेंट लगा होगा, लैब में भी आपने देखा होगा, वो टेप से चिपका रहता है, कुछ समझ में नहीं आता क्या है वो। दोनों की लेंथ बराबर होगी क्या सर, या फिर एल स्ट्रेन जो कोच? जो इसमें आपके चेंज आएगा, चेंज इन जो बीम विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल लेंथ इज ऑलमोस्ट इक्वल टू चेंज इन लेंथ ऑफ आपका जो स्ट्रेन गेज एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल लेंथ। तो दोनों को हम सेम ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से बनाया गया है कि समान सेम रेशियो में, समान अनुपात में चेंज आएगा। तो हम कह रहे हैं कि स्ट्रेन गेज का जो एलिमेंट था वो, उसकी लेंथ पहले एल थी, जब कुछ फोर्स लगाया तो बेंडिंग हुई। जब बेंडिंग हुई तो उसमें जो चेंज आया, मान लीजिए बेंडिंग के बाद थोड़ा बीम बीम की में बेंडिंग होगी, तो जो इसमें स्ट्रेन गेज इसके साथ अटैच्ड है उसमें चेंज आएगा, उसके एलिमेंट में चेंज आएगा। तो उसकी लेंथ मान लीजिए एल प्लस डेल्टा एल हो गई। ठीक है, बहुत स्मॉल चेंज होगा वो। तो उस स्मॉल चेंज को ही हम डिटेक्ट करने के लिए इस तरीके का व्हीट स्टोन ब्रिज बनाए हैं। तो इसके साथ कैसे अटैच होगा ये रेजिस्टेंस? ठीक है, ये आपका स्ट्रेन गेज एलिमेंट है। यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको पता है हुक्स लॉ से, हुक्स लॉ क्या है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फोर्स जब लगाया हमने, ठीक है, देखिए अभी हम जो क्वार्टर ब्रिज था, नहीं, या जो गेज फैक्टर है उसमें हम कैसे फॉर्मूला बनाते जा रहे हैं, कुछ है नहीं उसमें। जब हमने फोर्स लगाया तो उसकी वजह से, फोर्स अपॉन एरिया, किसी एरिया पे लगाया पर्टिकुलर, उसकी वजह से कुछ स्ट्रेस आया। ठीक है, उस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ? लेंथ में चेंज आई। ठीक है, स्ट्रेन गेज एलिमेंट के लेंथ में चेंज आई। उस लेंथ में चेंज आने की वजह से स्ट्रेन गेज के रेजिस्टेंस में चेंज आया। ठीक है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये चीज अभी तक हम पढ़ते चले आ रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेन गेज के जब रेजिस्टेंस में चेंज आया तो उस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमने वोल्टेज मेजर किया। वो वोल्टेज कैसे मेजर किया? बैलेंस ब्रिज बना के, अनबैलेंस वोल्टेज जब आया तो उससे मेजर किया। ठीक है, तो जो हमें फाइनली मिलेगा, चेंज इन वोल्टेज या अनबैलेंस वोल्टेज कुछ मिलेगा। पहले बैलेंस वोल्टेज जीरो था, बट फोर्स लगाने के बाद ये कुछ बैलेंस वोल्टेज आएगा वी आउट। ठीक है, इसके अक्रॉस। तो सेम चीज अभी तक पढ़ते आए हैं, जो हमने एक लाइन में लिख दिया अभी। ठीक है, तो स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन है, स्ट्रेन की वजह से डिफॉर्मेशन है, लेंथ में चेंज है। ठीक है, तो ये जो है, ये स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन मतलब
स्ट्रेन का फॉर्मूला यही है ना, डेल्टा एल बाई एल, तो ये चीज स्ट्रेन ही है। यस सर। ठीक है, तो कह सकते हैं कैंटिलीवर बीम पे हमने फोर्स लगाया है, उस फोर्स से हमें क्या मिला है, मैकेनिकल स्ट्रेन मिला है। ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेन विच इज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा एल बाई एल। उस मैकेनिकल स्ट्रेन से हमें स्ट्रेन गॉज के क्रॉस चेंज इन रेजिस्टेंस मिला है। तो जिस दिस चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल रेजिस्टेंस इज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन। इसको इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन बोल सकते हैं, पहले बताया मैंने। यस। ठीक है, तो इसकी वजह से जो ब्रिज है, ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज कुछ मिला है हमें। तो जो स्ट्रेन गेज है, देखिए इनपुट में मैकेनिकल चेंज हो रहा है, आउटपुट में इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इनपुट में मैकेनिकल स्ट्रेन है और आउटपुट में क्या है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन है। तो व्हाट इज गेज फैक्टर? गेज फैक्टर इज डेल आर बाई आर चेंज इन अपॉन डेल एल बाई एल। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेंथ रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन। स्कूल का ज्यादा ही याद है आपको लग रहा टू द मैकेनिकल। अपॉन रेशियो ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेन। मैकेनिकल स्ट्रेन, दिस इज जीएफ, मतलब यहाँ पे गेज फैक्टर। यस। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो अभी इसको हम क्या लिख सकते हैं, गेज फैक्टर को? इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन मैंने बताया आपको क्या है, चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। डेल आर बाई आर। मैकेनिकल स्ट्रेन, ये सब फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रेन आपको पता है, चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू एक्चुअल डायमेंशन, या इलेक्ट्रिकल की बात कर रहे हैं तो चेंज इन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस, चेंज इन एल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल। ठीक है, ओरिजिनल तो ये हो गया। एक्चुअल। अभी यहाँ पे पुराना जो ब्रिज का आउटपुट है वी आउट, जो हमने डिराइव किया वो क्या है? तो वी आउट और जीएफ में रिलेशन पता चल जाएगा हमें गेज फैक्टर में। वीएस इनटू वीएस बाई 4। कॉन्फ़िगरेशन था क्वार्टर ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन, मतलब सप्लाई डेल आर बाई आर पे निकाल कर और इनटू स्ट्रेन व्हिच वाज इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन। डेल आर। ठीक है, तो वो डेल आर बाई आर की वैल्यू रखेंगे। यस हाँ, सर। यहाँ से डेल आर बाई आर की वैल्यू हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके सामने ही मैं लिख दे रहा हूँ, वी एस बाई 4 इंटू गेज फैक्टर जीएफ इनटू डेल आर डेल एल बाई एल। ठीक है, यस। अब हमें पता था, देखिए अब ये फॉर्मूला मैंने लिखा वी आउट का, उससे उसके अंदर फॉर्मूले में क्या था, चेंज इन रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल था, और चेंज इन रेजिस्टेंस बाई आर, अभी इस फॉर्मूले से क्या पता चल गया, गेज फैक्टर वाले फॉर्मूले से, कि डेल्टा एल बाई एल के प्रोपोर्शनल है। अब उल्टा जा रहे हैं हम लोग, डेल्टा एल बाई एल अब किस फॉर्मूले में आता है, स्ट्रेस वाले फॉर्मूले में आता है, जो कि आपने पढ़ा था, एफ अपॉन ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस स्ट्रेस इनटू ये स्ट्रेस और ये स्ट्रेन है। ठीक है, डेल्टा एल बाई एल। एल बाई एल। ठीक है, तो डेल्टा एल बाई एल की जगह हम फिर क्या पुट कर दें, फोर्स के टर्म में इसको पुट कर दें, वी एस अपॉन 4 इंटू गेज फैक्टर इंटू एफ बाई वाई ए। एफ अपॉन वाई ए। एफ अपॉन वाई वाई ए। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि जो वी आउट का फॉर्मूला बन के आया, वी एस अपॉन 4 इंटू गेज फैक्टर इंटू फोर्स अपॉन, वही चीज लिख रहा हूं खैर, ए इंटू वाई। ठीक है, तो हमने वी आउट से स्टार्ट किया था, और सबसे जो हम मेजर क्या कर रहे थे, फोर्स मेजर कर रहे थे, तो यहां से क्या दिख गया हमें, क्या चीज है ये,
जो आउटपुट वोल्टेज है फोर्स का, को डिफरेंस दैट इज करना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बस गेज फैक्टर आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल स्ट्रेन अपॉन मैकेनिकल स्ट्रेन है। इसके पहले जो हमने ये वाला फॉर्मूला डिराइव किया था वी आउट, ठीक है, बैलेंस ब्रिज का आउटपुट वोल्टेज, उसमें और गेज फैक्टर में रिलेशनशिप बताने के लिए हमने ये फॉर्मूला डिराइव क्या किया, आ ही गया। ठीक है, तो ये था आपका अभी तक का स्ट्रेन गेज। अब कुछ नहीं बचा है सिलेबस में, बस यही था, मेजरमेंट ऑफ फोर्स यूजिंग स्ट्रेन गेज एंड लोड सेल। तो इसमें जो अभी तक मैंने पढ़ाया है एटलीस्ट इतना पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, और बुक से पढ़ना है, बहुत चीजें दी हैं तो आपकी श्रद्धा है, इससे ज्यादा आपको सेमेस्टर में नहीं मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इससे बहुत क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन छोटा सा है इसी फॉर्मूले पे, उसको देख लेते हैं। आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिए, जब भी मैं कुछ पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल पढ़ा रहा हूँ, अभी तक मैंने लगवाए नहीं है, तो अभी मुझे फील हो रहा है कि आप लोग को खुद से कर रहे नहीं होंगे, तो आगे चल के कुछ याद नहीं रहेगा। न्यूमेरिकल उसी के साथ साथ लगाएंगे तो सब कुछ दिमाग में फीड हो जाता है, और एक बार पढ़ने में अगली बार बस याद हो जाता है। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद इसका न्यूमेरिकल ही लगा लें, या बुक से कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले क्वेश्चन ही देख लें जेबी गुप्ता से, अगर वो सॉल्व हो रहे हैं अच्छी बात है, और वो चीज याद रहेगी फिर आगे। फिर से दोबारा एग्जाम के लिए पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं लगेगा ये तो कभी पढ़ा था पहले, पहली बार लग रहा है तब भी, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो एग्जाम टाइम में वो चीज ना हो, तो उसके लिए याद, इसके बाद एक बार न्यूमेरिकल जरूर लगा लिया करिए। तो एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि अ यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज दिया हुआ है। एक सेकंड, क्या लिखा है ये क्वेश्चन, क्या है, अ यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज। तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं गिवन डाटा लिखता जाऊंगा। यूनिटी रेशियो क्वार्टर ब्रिज मतलब जो आर की वैल्यू है इनिशियल सबकी क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, इक्वल दी हुई है। यूनिटी रेशियो है तो मतलब आर की वैल्यू 1 नहीं दी है, सारी वैल्यू इक्वल है। R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू R4 इज इक्वल टू R, तभी यूनिटी रेशियो आएगा। ठीक है, ब्रिज में a unity ratio quarter bridge strain measuring circuit produces an output voltage of 1 millivolt। ठीक है, फॉर स्ट्रेन ऑफ 500 माइक्रो स्ट्रेन। तो फॉर स्ट्रेन ऑफ 500 माइक्रो स्ट्रेन, तो स्ट्रेन क्या है, एप्सिलॉन। डेल्टा एल बाई एल कह सकते हैं यहाँ पे, 500 माइक्रो स्ट्रेन यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसीलिए 500 इंटू 10 टू पावर 6 लिखने की बजाय 500 माइक्रो स्ट्रेन बोल दिया। ठीक है, तो when the bridge excitation is 4 volt, bridge excitation is 4 volt मतलब जो सप्लाई वोल्टेज है इट इज VS 4 वोल्ट। 4 वोल्ट। फोर द गेज फैक्टर ऑफ एलिमेंट इज, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, 8 वोल्ट। ठीक है, तो व्हाट विल बी द गेज फैक्टर, कर लेंगे अभी, आसान सा ही था, लेकिन कभी करे नहीं रहेंगे इसको अगर प्रैक्टिस, तो नहीं कर पाएंगे। आपको पता है, सबसे पहले दोनों फॉर्मूले लिख लीजिए उसके, एक तो क्वार्टर ब्रिज वाले के, यस सर। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों ने डायरेक्ट भी निकाला था, बट जो गेज फैक्टर और आउटपुट वोल्टेज में क्या रिलेशन है, VS अपॉन 4 इंटू गेज फैक्टर इंटू डेल एल बाई एल। एल बाई एल। ठीक है, ये तो डेल वी नॉट क्या है, 1 मिली वोल्ट दिया है, 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 3, VS बाई 4, VS क्या दिया हुआ है, सर आउटपुट वोल्ट 1 4 वोल्ट, VS 4 वोल्ट। गेज फैक्टर निकालना है, डेल्टा एल बाई एल दिया हुआ है आपको 500 500 माइक्रो इंटू, इंटू 10 पे पावर माइनस, तो इतना स्ट्रेन है, 10 पावर माइनस 6।
तो गेज फैक्टर कितना होगा? तो गेज फैक्टर क्या आ जाएगा? इस इनपुट कर देंगे। गेज फैक्टर विल बी, कैलकुलेट करके बताइए। 2 2 2 तो कितना वो आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यस सर। 10^3/500 10 की इंटू पावर 10 2 आएगा सर। 2 आ जाएगा। हाँ सर 2 ही तो आ रहा। लग नहीं रहा, लेकिन 2 आ जाएगा। 10^6 और 3 होता है 1000 बटे 500। ठीक है, हाँ 2 आ जाएगा। तो 1000/500। ठीक है ठीक है ठीक है। 1000/500 आएगा ना। हाँ सही कहा। तो गेज फैक्टर 2 आ गया। बाकी अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस यूनिट में 2 टॉपिक और रह गए हैं। पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसी तरह लोड इतना नहीं है, फिर भी एक लेक्चर में हो जाएगा यूनिट कंप्लीट। ठीक है फिर। कोई डाउट है इसमें अभी तक जो पढ़ा? स्ट्रेन गेज पहले भी पढ़ रखा होगा, बट इतना डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। अगर पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, और लेकिन इसको ध्यान में रख के पढ़िएगा आपसे। फिर पीपीटी शेयर कर देंगे। हाँ, पीपीटी और वीडियो जो रिकॉर्ड हुआ होगा हाँ वो सर, भी शेयर कर देंगे। पिछला भी आप लोग मैसेज करे थे, लेकिन मैं कर नहीं पाया था सेंड।